Hello and good afternoon, everyone, and welcome you all to this webinar, Mental Detox. And first of all, I would like to thank Young India, a part of CII, for their wonderful effort, जो कार्य वो कर रहे हैं स्टूडेंट्स लोगों के लिए, and about the mental awareness, creating mental awareness amongst the students, जो शायद आज की ज़रूरत है, और उससे भी important, they are mentoring the students of today for a responsible citizens of tomorrow. And I am thankful to them कि उनके इस महान कार्य में आज उन्होंने मुझे भी जोड़ा है मेरे आज के इस वेबिनार द्वारा, जिसका टाइटल है मेंटल डिटॉक्स। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज के डेट में, और आज की इम्पोर्टेंट तारीख है, आज 1 तारीख है, और पिछले 73 दिन में करीब हमने जो देश ने पूरा एक नया फिनोमेना देखा था, जिसकी कभी हमने सपने में नहीं की थी। ऐसे एक दौर से हम गुजरे थे जिसका नाम है लॉकडाउन, और लॉकडाउन का पीरियड खत्म हो चुका है और आज 1 तारीख है, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज से अनलॉक फेज का कार्य शुरू हो गया है। तो दिस इज अनलॉक फेज। तो ये पिछले 70 दिन जो थे, 73 दिन जो थे, हम सब लोगों के लिए एक नया ही अनुभव, एक नया ही एक्सपीरियंस शायद हम सबके लिए रहा है। और ये एक्सपीरियंस एक ऐसा है दोस्तों कि मैं समझता हूँ जो ज़िंदगी की शुरुआत हमारी होने जा रही है, ये ऑल टुगेदर एक शुरुआत है। क्योंकि इस दौर से जब हम गुजरे हैं, इस दौर ने हमें कुछ बातें सिखाई है, इस दौर को हमने झेला है, इस दौर को हर एक ने अपने अपने तरीके से महसूस किया है। सभी के लिए कुछ मेमोरीज क्रिएट की है। किसी के लिए शायद ये बिटर मेमोरीज हो, किसी के लिए शायद ये बेटर मेमोरीज हो, किसी की आपको तैयार किया है, प्रिपेयर किया है कि आने वाले दिनों को मैं कैसा झेलूंगा। और कहीं शायद ऐसे बंदे भी हो कि जो अभी तक के भी नहीं समझ पा रहे कि ये सब क्या हो रहा है, हम इसमें से कैसे निकले। दोस्तों, इस पूरे दौर में जिन लोगों ने अपने आप को मेंटेन, वो लोग डेफिनेटली आने वाले दौर में भी आगे बहुत ही कॉन्फिडेंस से जाएंगे और आगे आने वाली ज़िंदगी में एक नया बदलाव महसूस करेंगे, उस बदलाव को जिएंगे भी। जहाँ पे मैंने मेंटल शब्द का इस्तेमाल किया है, मेंटल, माइंड, ये शब्द हमेशा हमने सुने हैं। और सामने डिटॉक्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सो मेंटल डिटॉक्स, प्रोटेक्टिंग योर साइकी इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। आई एम डॉक्टर चेतन रेवतकर। आई एम काउंसलर एंड साइकोथेरेपिस्ट। मैं अपने सब्जेक्ट्स को, अपने विषय को वेबिनार्स के माध्यम से लोगों के सामने में रखने में मुझे बड़ी खुशी होती है। इस वेबिनार में फिर से आपका एक बार स्वागत। मेंटल डिटॉक्स, एक तस्वीर आपके सामने आ रही है, एंड वी आर ऑल फैमिलियर विद दिस इमेज। ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर से हम काफ़ी अच्छी तरह से बच्चे थे, हमारे भी बायोलॉजी की किताब में ऐसी तस्वीर हुआ करती थी, जिसमें सभी ये ऑर्गन समेत, then there is a heart, liver, then stomach, pancreas, and then intestine। और बड़ा अच्छा लगता था देख के कि यार ये मैं हूँ, दिस इज़ माई बॉडी। ये मेरे बॉडी के पार्ट्स हैं जो मुझे दिखते हैं, या जो मुझे दिखते नहीं है लेकिन महसूस होते हैं। लेकिन जब मैं तस्वीर में देखता था तो बड़ा अच्छा लगता था। मैं समझता हूँ आज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, या आज के वेबिनार में जो स्टूडेंट्स जो, उनको भी इस तस्वीर से तो काफ़ी परिचय होगा, राइट। सो दिस इज अस, दिस इज आवर बॉडी, दिस इज आवर बॉडी पार्ट्स। और जहाँ पे मैं बॉडी के बात कर रहा हूँ, वहीं पे सवाल ये भी आता है कि व्हाट इज हेल्थ, क्योंकि ये बॉडी और इसका संबंध हेल्थ से भी है। सो व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या होती है? हेल्थ की एक सिंपल डिफिनेशन, which is free from diseases and able to perform all the routine functions at a satisfactory level। एक ऐसा हमारा शरीर कि जो सभी रोगों से मुक्त है, जिंदगी के सभी रूटीन्स काफी अच्छी तरह से सेटिस्फैक्टरी लेवल पे कर सकता है। दैट इज हेल्थ, इजंट इट? ओके। सवाल यह है कि हाउ डू वी गेट इल, हम बीमार कैसे पड़ते हैं? तो दोस्तों, बीमार पड़ने के कारण तो 2 होते हैं। तो यह है कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे पूरे वातावरण में कुछ जीवाणु, कुछ विषाणु जो हमेशा ही एक होस्ट बॉडी के, एक जिंदा होस्ट बॉडी के तलाश में होते हैं। और कहीं अगर वो होस्ट बॉडी हमें,
तो शायद हम बीमार कर। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन कि माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स यानी जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरियाज, इनके कारण, इनके अटैक के कारण हम बीमार होते हैं। और दूसरा कारण होता है कि आज के डेट में जिसे हम पोल्यूशन कहते हैं या एनवायरनमेंट में सब्सटेंसेस है वो अगर हमारे शरीर में एंट्री कर जाते हैं तो भी हम बीमार होते हैं। दैट इज कॉल्ड टॉक्सिन्स। सो व्हाट आर टॉक्सिन्स? सो एक तो मैंने कारण बताया कि जीवाणु, दूसरे होते हैं टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स यानी मैं ऐसा कहूँगा कि हम हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी बातें हमारे शरीर में रिसीव करते हैं अलग अलग माध्यम, अगर एक्सेस क्वांटिटी में हो जाए तो एनीथिंग दैट इज एक्सेस, एनीथिंग दैट इज acceptable, anything that is more than a quantity in your body, that is toxins, that create toxins. So we get ill. So how do we resist? हम बीमार होने से बचते कैसे हैं? सो हमारी एक अंदर की एक यंत्रणा है, हमारे बॉडी की होती है एक यंत्रणा है जो हमें हमेशा बचाता नहीं है कि हर बार इन जीवाणुओं के अटैक से हम इमीडिएट बीमार ही गिरते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक इम्यून सिस्टम होती है, आपने सुना होगा इम्यून सिस्टम, यानी हमारी रोग प्रतिकार करने की क्षमता। और ये जो इम्यून सिस्टम है ये एंटीबॉडीज हमारे शरीर में तैयार करती है उन विषाणुओं से, उन जीवाणुओं से लड़ने के लिए, और हमें बचाती है बीमार होने से। तो कभी कभार ये लड़ाई में विषाणु ताकतवर हो गए तो हम बीमार गिरते हैं, या नए नए विषाणु तैयार होते रहते हैं, जैसे कि इस बार हमने सुना है कोरोना वायरस के बारे में, और अभी तक के हम सुन रहे हैं कि वैक्सीन बनी नहीं है। सो वैक्सीन इज अबाउट जो इसे फाइट करने की एंटीबॉडीज होती है। सो दिस इज इम्यून सिस्टम जो हमें रेजिस्ट करती है। और दूसरा होता है डिटॉक्सिफिकेशन। माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स का अगर हमला है तो हमारी इम्यून सिस्टम काम करती है हमें उससे बचाने के लिए। और दूसरा, अगर पदार्थ वातावरण से चले जाते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन, यानी हमारी बॉडी अपने आप को डिटॉक्स करती है। सो लेट अस टॉक अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन। सब्जेक्ट दोस्तों आज का हमारा मेंटल से रिलेटेड और मेंटल डिटॉक्स से रिलेटेड, लेकिन मैंने शरीर से शुरुआत की है यही समझाने के लिए कि डिटॉक्स या डिटॉक्सिफिकेशन क्या होती है। और ये हमारे शरीर से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके बारे में तो जानकारी हो, क्योंकि शरीर तो हमारा है। सो डिटॉक्सिफिकेशन यानी क्या? तेरा दिखाया गया है जो शायद बीन बजा रहा है। हमारे ज़माने में जो हम बचपन में फिल्में देखा करते थे, आज के ज़माने में तो ऐसे एक्चुअल सपेरे भी नहीं रहे हैं, हम तो ऐसे सपेरे एक्चुअल में देख चुके हैं। आज जो बच्चे शायद नहीं लगे, लेकिन वो बीन जो बजा रहा है एक सपेरा रहता था, और कुछ पिक्चर्सों में भी दिखाया है, किसी जैसे नागिन करके एक पिक्चर थी, दंश करके चला जाता है, डस के चला जाता है, उसके जहर से वो व्यक्ति मृतप्राय हो जाता है, और कोई सपेरा आके बीन बजाता है और वो ही नाग या सांप फिर से आता है, अपना जहर पी लेता है। दिस इज कॉल्ड अ डिटॉक्सिफिकेशन, यानी हमारे शरीर में से विष निकालना, ये इसे हम कहलाते हैं। बट प्रैक्टिकली ये होता कैसे है? तो हमारा शरीर ही अपने आप की प्रोसेस हमारे शरीर में लगातार चलती रहती है। जैसे कि एक शरीर एक टॉक्सिफिकेशन, हाउ द टॉक्सिन्स एंटर्स। सो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स आते कैसे हैं? सो ये आते हैं लंग्स द्वारा, यानी हम सांसें लेते हैं, सांसों द्वारा जो हवा में वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड है या अलग कोई वायु है, वो अगर हमारे शरीर में हवा द्वारा आते हैं तो ये लंग्स द्वारा हमारे शरीर में एंटर करते हैं। देन स्किन द्वारा, यानी स्किन पे हम तरह तरह के केमिकल्स के संपर्क में आते हैं, तो स्किन हमारी एब्जॉर्ब करती है तरह तरह के केमिकल्स, जिससे भी हम होते हैं हमें टॉक्सिन्स आ जाता है। और तीसरा है गट, मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, यानी हम जो भी खाते हैं, जो भी हम एक्सेप्ट करते हैं, ये सब रॉ फूड होता है, अनेक इम्प्योरिटीज भी होती है, और जो इम्प्योरिटीज है वो इम्प्योरिटीज बाद में बाहर जो प्रोसेस जाती है उसे हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। लेकिन यहीं पे ये गट में से ही कुछ हम एब्जॉर्ब, और फूड जब एब्जॉर्ब होता है उसके साथ साथ इम्प्योरिटीज भी एब्जॉर्ब होती है, एंड दिस इज हाउ टॉक्सिन एंटर्स थ्रू आवर बॉडी। और फिर इसका डिटॉक्सिफिकेशन जो प्रोसेस होता है, इस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो हमारे शरीर का होता है वो होता है लीवर। सो ये लीवर द्वारा प्यूरिफाई
की प्रोसेस हमारे शरीर में लगातार चलते रहती है। इसके साथ साथ लीवर को जो सपोर्ट करने वाले ऑर्गन्स है वो वही ऑर्गन्स है कि जिनके द्वारा ये टॉक्सिन्स आते हैं, यानी जैसे कि लंग्स, तो जैसे हमने सांस ली तो कुछ अंदर गया और सांस हमने जब बाहर फेंकी तो सांसों के साथ बाहर जाते समय कार्बन, सो दिस इज डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे गट्स लार्ज इंटेस्टाइन, तो जो हम खाना खाते हैं उसके बाद एब्जॉर्ब होने के बाद जो बच जाता है वो हमारे शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है। देन हमारी स्किन, हमारे जब पसीना आता है तो पसीने द्वारा भी हमारे शरीर की इम्प्योरिटीज टॉक्सिन्स बाहर फेंके जाते हैं। हमारी किडनी, जिसके द्वारा जो ब्लड में से पूरे शरीर में जब सप्लाई खींच खींच के किडनी तक के ला जाती है और किडनी उसे फिल्टर करके बचे हुए जो टॉक्सिन्स है वो यूरिन के माध्यम से निकाल के हमारे बॉडी को प्यूरिफाई करती है। हमारे शरीर के ही ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन, ये एक्सेप्ट भी करते ही इसे डिटॉक्सिफाई भी करते हैं। हमारे शरीर की एक क्षमता होती है ये एक्सेप्ट करने की और ये डिटॉक्सिफाई करने की भी। इसके बीमारियां होती है तब वही होता है कि अगर हम शरीर के कैपेसिटी से बाहर की चीजें एक्सेप्ट करें और शरीर उसे अगर कर पाए तो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा और ये विषैले पदार्थ है ये हमारे शरीर को बीमार करेंगे। शायद इसीलिए हमारे मम्मी पापा बच्चों के लिए खास कहना चाहूंगा, जब हमें कहते हैं कि जंक फूड इज नॉट गुड, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की शायद वो कैपेसिटी नहीं हो सकती कि हम उसे झेल पाए और शायद हम बीमार गिर सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक हमारे शरीर की बायोलॉजी जानना, इससे बढ़कर हमारे शरीर की जो मेंटल प्रोसेस है वो जानना है। मैं आपको डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था। सो अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन एंड माइंड। अभी तक के जितने भी तस्वीर मैंने आपको दिखाई है ये सब तस्वीरें हमारे शरीर के ऑर्गन से रिलेटेड थी, लेकिन हमारे शरीर में और एक हमारा ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं ब्रेन। बहुत ही बार हम अनछुए रह जाते हैं, इसकी जानकारी के बारे में अनछुए रह जाते हैं, हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और जब भी हम माइंड करके कहते हैं तो कंफ्यूजन होता है कि माइंड कहाँ पे है। आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा कि इमेजेस ऑफ माइंड, तो आपको ब्रेन की ही तस्वीरें नजर आएगी। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा मेंटल, ये अगर टॉपिक, तो आपको ब्रेन की ही तस्वीरें नजर आएगी। सो डेफिनेटली देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड माइंड, यानी माइंड नाम की कोई चीज शरीर में नहीं है पर माइंड है। सो योर ब्रेन इज अ नोशनल साइट फॉर योर माइंड, यानी आपके माइंड से रिलेटेड जितनी प्रक्रियाएं होती रहती है वो आपके ब्रेन में होती रहती है। तक कि मैंने अभी कहा था, अभी आपको कहा कि जब मेरा शरीर है, शरीर के ऑर्गन्स मेरे हैं, तो उनके बारे में जानकारी भी मुझे रखना उतना ही लाजमी है। और जो ऑर्गन और जो माइंड सिस्टम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ये चीज़ हमेशा अनछुई हो जाती है, क्योंकि इससे ही संबंध, जब हम माइंड बोलते हैं तो इसी का संबंध हमारी भावनाओं से जुड़ा है और भावनाओं का संबंध हमारे विचारों से जुड़ा है और विचारों का संबंध हमारी कृतियों से जुड़ा है, हमारे बिहेवियर से जुड़ा है। अब इतनी अगर लंबी ये चेन है तो इसे समझ के इस वेबिनार में मैं इसी के बारे में बात करने के लिए आपसे मुखातिब हुआ। सो अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन एंड माइंड। व्हाट इज मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन हम क्या करेंगे? जैसे मैंने हेल्थ की डेफिनेशन कहा तो बॉडी फ्री फ्रॉम ऑल यूर डिजीजेस, ऐसे एक शरीर जो हर प्रकार के डिजीज से मुक्त है उसे हम मेंटल हेल्थ कहेंगे। सो व्हाट इज सॉरी ऐसा उसे हम हेल्थ कहेंगे। सो व्हाट इज द मेंटल, क्या है? तो एक ऐसा मानसिक अवस्था, अ मेंटल पैटर्न which is performing at a satisfactory level of thinking and behaving, यानी आपके विचार और आपकी बिहेवियर अगर एक अच्छे सेटिस्फैक्टरी लेवल पे काम कर रहे हैं तो आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है, ऐसा हम कह सकते हैं। देन व्हाट इज मेंटल इलनेस? मेंटल इलनेस क्या है? मेंटल इलनेस एक ऐसी मानसिक अवस्था है कि जब हमारे विचार करने की क्षमता पे असर होता है और पर्याय में विचार करने की क्षमता के बाद हमारे बिहेवियर में भी उसका असर होता है। सो दैट इज कॉल्ड मेंटल इलनेस। यहां तक कि मुझे लगता है अगर समझ में आया है तो हम आगे चलते हैं।
इस सेशन के बाद हम सवाल जवाब का भी सेशन करना चाहेंगे। आपके जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हो आप कमेंट्स बॉक्स में डालते रहिएगा, मैं उसे बाद में पढ़ के इसके ऊपर जवाब देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि चूंकि हम ये लाइव है और फेसबुक लाइव है, तो मैं चाहूँगा पहले हम हमारा सेशन ये सुन लें और उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर करें। सो दिस इज मेंटल इलनेस, राइट। नाउ अंडरस्टैंडिंग द माइंड सिस्टम। सो मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल इलनेस क्या है, अब हमारा माइंड सिस्टम क्या है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं, राइट। बॉर्न इंस्टिंक्ट, सभी लोग पैदा हुए हैं दो बॉर्न इंस्टिंक्ट के साथ। बॉर्न इंस्टिंक्ट है हमारी स्वाभाविकता, हमारे मूल स्वभाव, हम दो स्वाभाविकता लेके पैदा हुए हैं। एक पहली स्वाभाविकता हमारी होती है हैप्पी है। ये जो बच्चा है, इतने छोटे से अगर आप बच्चे देखोगे तो हमेशा भी मुस्कुराते रहते हैं। वो रोते ज़रूर है, लेकिन रोते इसलिए नहीं है कि उन्हें कोई फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, कोई मेंटल डिस्टर्बेंस है, इसके लिए नहीं रोते हैं। इतने छोटे बच्चे रोते सिर्फ इसलिए है कि वो अगर कभी अनकंफर्टेबल हो जाए, उन्हें भूख भूख लगी है या उन्होंने नैपी में पेशाब कर दी है, रोते हैं। वो रोना सिर्फ उनका एक जरिया होता है, अनकंफर्टेबल या मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, अदरवाइज दे आर हैप्पी। सो दिस इज बॉर्न इंस्टिंक्ट, दिस इज हमारी मूल स्वाभाविकता है। और वैसे ही हमारी दूसरी मूल स्वाभाविकता है टू सर्वाइव, मीन्स फाइट और फ्लाइट। टू सर्वाइव, सर्वाइव यानी जिंदा रहना, यानी खुश रहना और जिंदा रहना, ये दो हमारी मूल स्वाभाविकता है और इसके साथ हम पैदा हुए हैं। सो सर्वाइव करने के लिए फाइट एंड फ्लाइट, ये दो वेपन्स, दो शस्त्र हम लेके पैदा हुए हैं। फाइट यानी मैं अगर उससे लड़ सकता हूँ, फ्लाइट यानी अगर मैं लड़ नहीं सकता हूँ तो मैं उससे बच के निकल जाता हूँ। तो ये दो इंस्टिंक्ट के साथ हम पैदा होते हैं। इसका माइंड सिस्टम से क्या संबंध है, आगे हम देखते हैं। एक मैं सिचुएशन, अभी पिछले 70-72 दिनों में हमने जो सिचुएशन यानी लॉकडाउन, ये लॉकडाउन के सिचुएशन में हर एक की अपनी अपनी माइंड सिस्टम जो है, उस माइंड सिस्टम से हर एक ने उस तरीके से उसके ऊपर रिस्पॉन्स किया होगा, रिएक्ट किया होगा। सो रिएक्शंस क्या क्या हो सकते हैं अबाउट लॉकडाउन या स्टे होम सिचुएशन जो थी, इसमें लोगों के क्या क्या रिएक्शंस कैसे कैसे आ सकते हैं। एक रिएक्शन शायद ऐसा हो सकता है, फॉर मोर टू कम, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, यानी ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत आने वाले दिन है, इसके लिए आप तैयार रहिए। किसी के माइंड में ये जरूर आएगा, क्योंकि जब ये शुरू हुआ था सिलसिला, पहले बताया गया था कि 14 दिन तक करते करते हमने 70 दिन निकाले। तो जब ये शुरुआत हुई थी, किसी ने शायद सोचा होगा कि शायद ये अभी शुरुआत है, अभी आने वाले दिनों में और हमें झेलना पड़ेगा। किसी के मन में शायद ऐसा विचार आया होगा या उन्होंने रिस्पॉन्स, इट्स बेटर टू बी एट होम देन टू बी अ विक्टिम ऑफ वायरस, यानी भाई बाहर निकलेंगे तो वायरस से हमें लड़ना पड़ेगा, वायरस से हमें सामना करना पड़ेगा, उससे बेहतर तो यह है कि हम घर में रहें और सुरक्षित रहें। एक रिस्पॉन्सिव भी आया होगा शायद कि दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन मस्ट बी पनिश्ड, यानी इस सिचुएशन के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। कि बड़ी अच्छी, बेहतर और नॉर्मल चल रही थी। बच्चे सोच सकते हैं कि हमारा तो अभी अभी एग्जाम हुए थे और ये समर वैकेशंस के पीरियड चले थे और समर वैकेशन छुट्टियों से रिलेटेड बहुत प्लानिंग थी और ये सब हमारी प्लानिंग बिगड़ गई, तो जो भी उन्हें मस्ट बी पनिशमेंट होनी चाहिए। या एक विचार ये भी आ सकता है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी आर सफरिंग द सीन्स फॉर नॉन ऑफ आवर फॉल्ट्स, हमारी गलती न होते हुए भी हम किस पापों की ये सजा भुगत रहे कि हमें घर बिठा दिया गया। वेरी सैड। तो ये मैंने एक सिचुएशन रखी है, ऐसे और बहुत से विचार आ सकते हैं। और ये जो विचार मन में आते हैं, देखो सिचुएशन एक ही है, लॉकडाउन या स्टे होम सिचुएशन, लेकिन विचार जो है वो अलग अलग आ रहे हैं। और विचार ये अलग अलग क्यों आ रहे हैं, इसका सीधा सीधा संबंध हमारे माइंड सिस्टम से है। तो कुछ तस्वीर आपके सामने है और ये तस्वीर ये बताती है कि बहुत बार ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है कि हम ये करें या वो करें, हम ये समझ नहीं पाते हैं कि किस चीज़ को फॉलो करें, टू बी और नॉट टू बी, ये सही है या वो सही है या ये गलत है। सिचुएशन मैं भी बच्चा था या आप भी हो, तो दो सिचुएशन सामने है कि जेब में पॉकेट मनी है और इच्छा कर रही है कि जाके मैं आइसक्रीम खा लूँ, और शायद कल परसों
भी शुरू होने वाली है, तो दूसरा मन ये कहता है कि नहीं नहीं, आइसक्रीम हम अगर अभी खाएंगे तो शायद सर्दी हो जाएगी, शायद हम बीमार गिर सकते हैं, नहीं अभी हमें नहीं खानी चाहिए आइसक्रीम। तो एट ए टाइम दो विचार चलते रहते हैं, और ये टू माइंड्स में रहना हमेशा ही रहता है, ये करे या वो करे। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कोई घटना घट जाती है और उसके बाद हमें ये महसूस होता है कि मैं जानता था ऐसा होने वाला है। दैट इज द गट फीलिंग, हम इंट्यूशन जिसे कहते हैं। टू माइंड्स, इजंट इट? वी आर ऑलवेज इन टू माइंड्स। बहुत से बार डिसीजन लेने भी फिर हमें महसूस होता है कि ये डिसीजन ले या वो डिसीजन ले। डिसीजन लेने के बाद अगर वो डिसीजन कभी कभार गलत हो गया, होता है कि मुझे मालूम था कि ये डिसीजन शायद मेरा गलत हो। सो वी आर ऑलवेज इन अ डबल माइंड, एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमारा माइंड सचमुच डबल माइंड है। तो हमारा जो ब्रेन होता है या माइंड होता है या थिंकिंग पैटर्न होता है, ड्यूअल सिस्टम होती है, डबल माइंड सिस्टम होती है। और उसमें से एक होता है लिम्बिक सिस्टम, यानी ऐसा माइंड जो इमोशनल माइंड होता है, ये माइंड जो महसूस करता है उसे हम कहते हैं। और दूसरा माइंड हमारा होता है नियोकॉर्टेक्स, यानी थिंकिंग माइंड। सो अपने आप में हमारे माइंड में दो सिस्टम होती है, एक होती है लिम्बिक सिस्टम यानी इमोशनल माइंड, और दूसरा होता है नियोकॉर्टेक्स माइंड। जो ब्रेन की तस्वीर नजर आपको आ रही है, उस ब्रेन की तस्वीर का जो सेंटर पार्ट है, जो ग्रीन कलर और थोड़ा येलो कलर से बताया है, उसके बहुत से ऑर्गन्स होते हैं। बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा कि लिम्बिक सिस्टम यानी इमोशनल माइंड, यानी आपका भावनिक माइंड जो महसूस करता है और इमोशंस को पैदा करता है। यानी ऐसा कि आपके जो पांच सेंसेस है, सुनते हैं, सूंघते हैं, टेस्ट करते हैं, स्किन द्वारा भी हमें टच से कुछ महसूस होता है, ये पांच जो सेंसेस है, ये पांच सेंसेस हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। लिम्बिक सिस्टम इस इंफॉर्मेशन के आधार पे, इस इंफॉर्मेशन के आधार पे कुछ इमोशंस तैयार करती है कि अभी मुझे क्या करना है। ये जो इंफॉर्मेशन आई है उसकी मेमोरीज भी ये क्रिएट करती है। तो बचपन से लेके आज तक के हमने बहुत सी इंफॉर्मेशन की है, रिसीव की है। यानी जब छोटे से बच्चे थे, जब हमें डर नाम की चीज भी नहीं मालूम थी, लेकिन कभी कभार पहले बार जब डर से सामना हुआ तो वो हमारे मेमोरी में गया कि इसे हम डर कहते हैं। और फिर है तो हमें वो डर की फीलिंग पैदा होती है, वो डर की फीलिंग ये जो इमोशनल माइंड है ये पैदा करता है। और उसके साथ साथ हमें ही जो दूसरा ग्रे पोर्शन जो आपके ब्रेन की तस्वीर में दिखाया गया है, दैट इज ऑल्सो, दैट इज कॉर्टेक्स पोर्शन जो थिंकिंग माइंड होता है। सो आपके लिम्बिक सिस्टम ये इंफॉर्मेशन रिसीव करती है, देन प्रोसेस करती है, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है एज ए मेमोरीज करके, और अकॉर्डिंगली कुछ इमोशंस पैदा करते हैं। वो इमोशंस शायद खुशी के हो, शायद दुख के हो, गम के हो, फियर के हो, एंगर के हो, ये इमोशंस पैदा होते हैं। और इस इमोशंस के आधार पे आपके शरीर में कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, और ये हार्मोन्स में कुछ एक्टिविटी पैदा करती है। यानी आपको अगर कुत्ते ने भौंका, यानी फियर है, थ्रेट है मेरे लाइफ को, तो कुछ हार्मोन का सिक्रेशन होगा, आपके मसल्स को उस हार्मोन्स द्वारा होंगी और आप भागने के लिए तैयार होंगे। सो दिस इज हाउ योर लिम्बिक सिस्टम वर्क। और जैसे मैंने कहा कि ये जो हमें एक्सपीरियंसेस आते रहते हैं उसकी मेमोरीज बनते रहती है। मेमोरीज आर आल्सो देयर आर सम। सो लॉन्ग टर्म मेमोरीज जो वो है कि कोई एक्सपीरियंसेस हमें बार बार आए तो हम कंडीशन हो जाते हैं उस एक्सपीरियंसेस से, और वो कंडीशन एक्सपीरियंस से फिर हर बार ऐसा होता है कुत्ते की आवाज आई भी नहीं या बहुत दूर भी अगर आवाज भौंकने की आई, और अगर मैं बहुत ज्यादा डर वाले कंडीशन में उसमें हूं, तो मैं अभी से यहाँ पे बैठे भी डरना शुरू कर सकता हूँ। सो दिस इज हाउ वी गेट कंडीशन, और ये सब होता है हमारे लिम्बिक सिस्टम यानी हमारे इमोशनल माइंड में। दूसरा एक हमारा माइंड होता है नियोकॉर्टेक्स और थिंकिंग माइंड। ये जो माइंड होता है ये भी पूरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है हमारे पूरे पांचों सेंसेस द्वारा, और ये इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है उसकी वैल्यू के लिए, ये सच है या भ्रम है या इसके ऊपर क्या रिएक्ट करना चाहिए। यानी ये एकदम रिएक्टिव माइंड नहीं होता है, ये थिंकिंग माइंड होता है, ये रैशनल माइंड होता है। ये इस सिचुएशन को देखते हुए वो सोचता है और उस सोचने पे एक्ट करता है। यानी अंधेरे में अगर रास्ता कुछ हिलते हुए दिखा तो वो रस्सी है या सांप है, ये माइंड पहले डिसाइड करता है, और उसके ऊपर सो हमारे ये दो माइंड्स एट ए टाइम हमारे माइंड बॉडी में
हमारे ब्रेन में काम करते रहते हैं. सो देयर इज वन इमोशनल माइंड एंड देयर इज अनदर इज थिंकिंग माइंड, राइट. ओके, सो माइंड सिस्टम, हमारा माइंड सिस्टम काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, और जैसे कि मुझे बताया गया था कि आज के हमारे इस वेबिनार में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये सभी शामिल होने वाला है. तो मैं इस सब्जेक्ट को जितना इजी और जितना अच्छी तरीके से समझ में आए उस लैंग्वेज में समझाने की, आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ. आई होप यू आर गेटिंग मी. सो माइंड सिस्टम, हाउ इट वर्क्स. द टू सेक्शंस ऑफ आवर ब्रेन ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली. हमारे माइंड के दोनों जो सेक्शन है, यानी थिंकिंग माइंड एंड इमोशनल माइंड, ये दोनों भी इंडिपेंडेंटली काम करते हैं. यानी दोनों भी सेंसेस रिसीव करते हैं, दोनों भी अपने आप में उनका काम शुरू होता है. एंड दैट इज हाउ, मैंने जो कहा था कि एट ए टाइम चलते रहते, मैं ये करूँ या वो करूँ, राइट. स्ट्रॉन्ग इमोशंस इंटरफेयर विद क्लियर थिंकिंग. बहुत बार ऐसा होता है कि क्लियरली वो थिंकिंग हमारा पैटर्न बताता है कि क्या सही है, हमें क्या फॉलो करना है, लेकिन हमारे इमोशंस कभी कभी हम पे हावी हो जाते हैं, इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि हमारी क्लियर थिंकिंग को वो एक्ट करने नहीं देते, उस क्लियर थिंकिंग को परफॉर्म करने नहीं देते, और स्ट्रॉन्ग इमोशंस हम पे हावी हो जाते हैं. यानी अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ कि अगर मैं सांप से या सांप जैसे प्राणियों से अगर बहुत ज्यादा हुआ है मेरे मन में, या कुछ ऐसी घटना मेरी जिंदगी में घटी हुई थी कि ये डर मेरे मन में बैठ गया है, तो हर बार जब भी मैं अंधेरे में कुछ देखूं तो मुझे लगेगा कि ये वही चीज़ है जिससे मुझे जिस घटना से मुझे गुजरना पड़ा था, और मैं डरने लगूंगा. हालांकि मेरा थिंकिंग माइंड उसको बताएगा नहीं यार, यहाँ पे कहाँ पे सांप आने वाला है, ये अंधेरे में जो दिख रहा है ये सांप नहीं हो सकता, लेकिन मेरे इमोशंस डर के जो ओवर पावर कर जाते हैं और मेरे क्लियर थिंकिंग के लिए जगह छोड़ते नहीं है. So this is how your strong emotions interfere with clear thinking. Then anxiety undermines the intellect. Anxiety यानी बेचैनी. हमारे इमोशनल माइंड्स हमारी बेचैनी बढ़ाते हैं, पर्टिकुलरली नेगेटिव इमोशंस. मैं ये जो भी बात कर रहा हूँ ना, पॉजिटिव इमोशंस भी होते हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली नेगेटिव इमोशंस, एंजाइटी, एंगर, फियर, सैडनेस. सो एंजाइटी अंडरमाइंस इंटेलेक्ट, यानी आपकी बेचैनी आपके विवेक बुद्धि को, यानी आपका माइंड है, आपकी विवेक बुद्धि है. आपको तस्वीर जो नजर आ रही है उसमें काफी अच्छी तरह से बताया है कि एक सफेद जो एंजल की तस्वीर है, दूसरा एक डेविल की तस्वीर है. ये दोनों भी कान में कुछ कह रहे हैं, और ये सब चक्कर में जो ब्रेन आपका ज़्यादा हावी होगा वो डिसीजंस आप लेते हो, और उस तरीके से आप एक्ट कर जाते हो. सो बहुत बार हम बोलते हैं कि भावनाओं के वश में आप बह के कुछ कार्य मत करो. ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारा भावनिक माइंड कभी कभी हम पे हावी हो जाता है, और हमारी सतसत विवेक बुद्धि, हमारी विवेक बुद्धि, विचार करने की जो हमारी बुद्धि है, उस पर हावी हो जाती है. सिस्टम, हाउ इट वर्क्स. मैंने जो सवाल पूछा था, जो 4 जवाब अलग अलग दिए थे कि सिचुएशन पे जो अलग अलग जवाब आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कौन से माइंडसेट या कौन से इमोशंस में से जवाब आए होंगे. तो जो एक जवाब ये था कि इट्स बेटर टू बी एट होम देन टू बी द विक्टिम ऑफ वायरस. तो ये फियर में से आया है कि भाई बाहर जाने से बेहतर मैं घर में रहूं. तो ये फियर है, एक डर है. या कोई एक जवाब था कि दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन मस्ट बी पनिश. ऐसे हर व्यक्ति, ऐसे लोग, या ऐसे जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सिचुएशन लाने के लिए, उन सबको सजा जरूर मिलनी ही चाहिए. ये एक एंगर दर्शाता है, ये क्रोध में से आया हुआ जवाब है. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी आर सफरिंग द सीन्स फॉर नन ऑफ आवर फॉल्ट्स. ये किसके पापों का परिणाम हम भुगत रहे हैं हमें मालूम नहीं, हमारी तो कोई गलती नहीं थी. वेरी सैड. तो एक सैडनेस में से आई हुई फीलिंग है. और चौथी जो फीलिंग थी, बी रेडी फॉर मोर टू कम, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग. तो ये एक विवेकपूर्ण विचार है कि तैयार हो जाइए, अभी तो शुरुआत है, ऐसे आने वाले दिनों में शायद बहुत से वायरसेस आएंगे या ऐसी सिचुएशन को हमें झेलना पड़ेगा. सो इट्स टाइम टू बी गेट प्रिपेयर्ड. तो ये विवेक विचार है, ये एक रैशनल विचार है, ये एक थिंकिंग माइंड से आया हुआ विचार है. सो दिस इज हाउ आवर माइंड वर्क्स. तो अभी तक के मैंने जो आपको बताया उसका कुछ निचोड़ भी ये भी निकलता है कि आवर डिस्ट्रेसेस आर द रिजल्ट ऑफ स्ट्रगल बिटवीन द इमोशनल माइंड एंड थिंकिंग माइंड. यानी हमारे जितने भी डिस्ट्रेसेस, यानी हमारे मेंटल डिस्टर्बेंसेस है, हमारे भावनिक जो हमारे दुख है, पेन्स है, इन सब का वजह बहुत से बार हमारा जो स्ट्रगल होता है इमोशनल माइंड और थिंकिंग माइंड, इसकी वजह से हमारे दुखों का या इमोशनल स्ट्रगल्स का इसकी ये वजह होती है.
A healthy mind or sound mental health is the one where there is a balance of reason and emotion. हम हेल्दी माइंड या साउंड मेंटल हेल्थ यानी अच्छी मेंटल हेल्थ किसे कहेंगे? तो ऐसा माइंड जो एक बैलेंस करता है रीजंस और इमोशंस, यानी इमोशनल माइंड और रीजनिंग माइंड या थिंकिंग माइंड, इसके बीच में बैलेंस करता है। यानी अभी तक के मैंने कहा उसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि इमोशनल माइंड जो है वो हमेशा ही आपको कुछ गलत चीज़ करने पे आमादा करता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इमोशनल माइंड और आपका थिंकिंग माइंड दोनों ही उतने ही ज़रूर है, बशर्ते है कि दोनों में बैलेंस बना रहे। यानी कोरोना वायरस से डर जरूर होना चाहिए। अगर मैं कोरोना वायरस से डरूंगा नहीं तो अपने आप को बचाऊंगा कैसा? तो वो जो डर डर नहीं हमें सोच। लेकिन अगर कोरोना वायरस मुझ पर इतना ज़्यादा हावी हो जाए कि लॉकडाउन निकलने के बाद भी, रेगुलर होने के बाद भी शायद लोगों से तो माइंड ज़्यादा हावी हो जाएगा, ये बैलेंस नहीं रहेगा। दूसरी तरफ ऐसा है कि मेरा थिंकिंग माइंड बहुत ज़्यादा बेफिक्र हो जाएगा। ठीक है, कोरोना बता दिया, ठीक है, कोई कुछ नहीं होता, मैं बाहर जाके आऊँगा, तो कुछ तो नहीं हुआ मुझे, अभी मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मैं इतना बेफिक्र भी नहीं हो सकता हूँ। तो थिंकिंग माइंड शायद कभी कभी मुझे बेफिक्र की तरफ भी ले जाए। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन रीजंस एंड इमोशंस। आपका इमोशनल माइंड और आपका थिंकिंग माइंड में जो बैलेंस रहेगा वो एक हेल्दी माइंड की निशानी है। आई होप आई मेक सम पॉइंट एंड आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, अभी तक के मैंने जितनी बात की माइंड सिस्टम की, और बताया आपको कि लिम्बिक सिस्टम जो होती है वो इमोशंस को पैदा करती है। नाउ लेट्स, एक खूबसूरत सी तस्वीर है, एक बच्चे की तस्वीर आपके स्क्रीन पे है। और कहा था कि ये जो तस्वीर है एक बच्चे की है, बहुत ही खुश नजर आ रहा है। सो हैप्पीनेस हम लेके पैदा होते हैं, दिस इज द बॉर्न इंस्टिंक्ट कि हम खुश रहने के लिए पैदा होते हैं। सो ये जो बच्चा है वो हर तरीके से खुशी होता है, उसके खुश होने के लिए कोई वजह नहीं लगती। हम सभी बच्चे रह चुके हैं, या आज भी हम छोटे बच्चों को देखते हैं, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं जब तक कि उन्हें न हो तो जरिया है, और रोना दुख के लिए नहीं था। सो हम खुश रहना जानते थे बचपन से, खुश रहना हमारी पैदाइशी आदत है, एंड दैट इज ट्रू फॉर विदाउट रीजन। क्योंकि इतना सा जो बच्चा है बिना किसी वजह के, ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगता है या जैसे जैसे उससे समझ आने लगती है जिस दुनिया में जी रहा है, इर्द गिर्द उसके जो घटनाएं घट रही है, उससे उसके द्वारा उसके बाकी के इमोशन भी आना शुरू होता है। सो ये बच्चा जो है खुश है, उसे पता चलता है कि दो हाथ है, टू पेयर्स ऑफ हैंड देयर, कि जो उसके हमेशा टेक केयर कर रहे हैं, जो उसके हमेशा कंसर्न कर रहे हैं, जो उससे प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, और उन हाथों को शायद हम मम्मी पापा कहते हैं। तो फिर उनके संपर्क में वो हमेशा रहना चाहता है, और उनके संपर्क में वो रह के हमेशा खुश होना चाहते हैं। और यही दो हाथ है, उसे मालूम है कि जो उसे हमेशा बचाए रखते हैं, जो उसकी ज़रूरतें पूरे करते हैं। और जब भी फिर ये हाथ आते हैं तो फिर एक एंगर सा पैदा होता है कि मैं हमेशा चाहता हूँ ये मेरे साथ रहे, ये हमेशा मेरे संपर्क में रहे, उन हाथों का स्पर्श मैं हमेशा चाहता हूँ, और ये कहाँ चले गए। तो पहली बार शायद कभी एंगर की फीलिंग आई होगी। और जब एंगर से काम नहीं चला, और कभी कभार ऐसा हो गया, थोड़ी ज़्यादा ही देर हो गई और उसकी तरफ अटेंशन नहीं गया, तो शायद पहली बार में फियर पैदा हुआ था कि अगर वो दो पेयर ऑफ हैंड, वो टेकिंग केयर करने वाले पेरेंट्स अगर मेरे पास नहीं आए तो मेरी ज़िंदगी का कैसा होगा, हु विल टेक केयर ऑफ मी। शायद फियर का सबसे पहले उस वक्त इमोशन आया था। और ये होने के बाद, सब होने के बाद भी कभी कभार ऐसा हुआ कि मुझे चाहिए और ये क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं मिल रहे, तो पहली बार शायद मैं सैड हुआ था या दुखी हुआ था। सो मैं पैदा हुआ था जॉय को लेके, और ये जॉय को बरकरार रखने के लिए ही फिर एंगर पैदा हुआ, फियर पैदा हुआ, सैडनेस पैदा हुआ। सो जॉय को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे सभी बाकी के इमोशंस पैदा होते गए, और फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया रहने लगा। पहले तो मैं बिना मिल गई कि पास अगर रहे तो मुझे खुशी मिलने लगी। फिर मैं और बड़ा हो गया तो मुझे खिलौने मिलने लगे, और बड़ा हो गया, खिलौने के साथ साथ और लाड़ प्यार दुलार मिलने मुझे लगा, दोस्त मिलने लगे, और ये सब और खुशी होने की वजह मिलने लगी। और जब ये खुशियों की वजह पे कभी कभार इस वजह को डिप्राइव किया,
वजह मेरी पूरी नहीं हुई तो फिर मुझे गुस्सा आने लगा, या मैं कभी डरने लगा, या मैं दुखी होने लगा। दिस इज़ हाउ मेरे इमोशंस पैदा होते गए और मैं इमोशन से वाकिफ़ होते गया, और इमोशंस से मेरी पूरी ज़िंदगी के जो वाक़यात है उससे मेमोरीज बनती गई, और वो मेरे आने वाले पूरे लाइफ को ऑपरेट करते। हाउ इमोशन वर्क्स इन योर लाइफ? आर इमोशंस गुड और बैड? जिन इमोशंस की मैंने बात की थी, तस्वीर भी आपको नजर आ रही है, एक खुशनुमा चेहरा है यानी जॉय है, देन देयर इज एंगर, देयर इज फियर एंड देयर इज सैडनेस। सो ये इमोशंस अच्छे हैं या बुरे होते हैं? सो गुड एंड बैड, सभी इमोशंस हमारे ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि जॉय तो हम पैदा लेके ही हुए हैं, खुश रहना ये हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट है, और बाकी के इमोशन जो है रिलेटेड ही है, वो हमें खुश रहने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बने हैं। इमोशंस होते हैं, सभी इमोशंस हमारे लिए ज़रूरी है। हाँ, इमोशन बाकायदा हो सकते हैं, इमोशन या अनहेल्दी, यानी देयर कैन बी अ हेल्दी जॉय और अनहेल्दी जॉय, देयर कैन बी अ हेल्दी एंगर और अनहेल्दी एंगर, देयर कैन बी अ हेल्दी फियर और अनहेल्दी फियर, देयर कैन बी हेल्दी सैडनेस और अनहेल्दी सैडनेस। सो इसमें का जो हेल्दी पार्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो ऑल द that is joy, anger, fear or sadness for us, but those which are unhealthy emotions including joy, क्या joy भी unhealthy हो सकता है? बताता हूँ। So all these unhealthy emotions creates the mental toxins. Mental emotions that give rise to unwanted, unacceptable behavior that is fatal to self and others. ये वो अनहेल्दी इमोशंस है जो हमारे भीतर कुछ अनवांटेड हमारी क्रियाएं पैदा करते हैं, जो शायद हमारे लिए भी अच्छे नहीं हो। दीज आर मेंटल टॉक्सिन्स। जैसे हमने शरीर की बात की थी कि शरीर में मेंटल टॉक्सिन्स तो हम लेते हैं और शरीर उसे प्यूरिफाई करके बाहर भी फेंकता है, लेकिन हमारे साइकी में, हमारे माइंड सिस्टम में ये जो टॉक्सिन पैदा होते हैं, इसका सीधा सीधा संबंध हमारे बर्ताव से आता है, और हमारा बर्ताव हमारे खुद के लिए नहीं तो हम जिन लोगों के साथ जीते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सो दीज आर टॉक्सिन्स, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। अनहेल्दी जॉय, अभी हम सब जितने मैंने चार इंपॉर्टेंट इमोशंस होते हैं, उन इमोशंस के जो अभी बात की थी, उसका अनहेल्दी जो पार्ट है हम देखते जॉय तो चेहरे पे तो मुस्कान दिख रही है, लेकिन चेहरे के भाव कुछ और बता रहे हैं। यानी बीइंग अ थर्ड पर्सन अगर हम इन्हें देखें तो भले ही वो हमें खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन हम उन्हें देख के शायद खुश नहीं है, क्योंकि उनका चेहरा मुस्कुराता है लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही है, उनकी भवें जो है कुछ और कह रही है। ये दोनों तस्वीर में से एक में सुनते हैं कि डायन है ना, या फिल्मों के विलन्स होते हैं, कार्टून्स में विलन्स जो होते हैं, उनकी भी स्माइल्स कुछ ऐसी होती है। सो हालांकि दे आर स्माइलिंग मीन्स दे आर एंजॉयिंग द पेन्स ऑफ अदर, यानी दूसरों के दुखों में उन्हें खुशी मिल रही है। सो दिस इज अनहेल्दी जॉय। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में इस अनहेल्दी जॉय से रिलेटेड षड्रिपु नाम का एक शब्द दिया गया है। षड्रिपु यानी उसे हम जानते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन नाम से जानते हैं। सो ये क्या है? काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, लोभ, ये जॉय के ही मैनिफेस्टेशन है, बट ये अनहेल्दी जॉय के मैनिफेस्टेशन है, और हमारे धर्म ग्रंथों में ये बताया गया है ये आपके लिए ठीक नहीं है, और आपके लिए नहीं, आपके साथ जीने वालों के लिए, आपके समाज के लिए भी ठीक नहीं है। सो ये अनहेल्दी जॉय के रूप क्या है? अनहेल्दी जॉय व्हेन यू आर डिजायर, लस्ट एक अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में उस शब्द का प्रतिरूप है वासना, जिसे हम कहते हैं। सो हमें चीजों की इच्छा रहना, एक हद तक की इच्छा, लेकिन हमारी इच्छाएं कुछ हद से जब बाहर बढ़ जाती है, और उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम जब तैयार हो जाते हैं, तब वो बन जाती है लस्ट, जो बन जाती है वासना। हम इतने फिर हम हो जाते हैं, हम
बातों में लगे रहते हैं, फिर हम हमारे फैमिली की तरफ, हमारे हेल्थ की तरफ, हमारे खुद के पूरे एंटायर क्या बोलेंगे, जो चीज़ें हमें मायने रखती है उसके तरफ हम उसके तरफ देखते नहीं है। और यही होता है एक अनहेल्दी जॉय, दैट इज व्हेन योर डिजायर्स बिकम अ लस्ट, व्हेन योर पावर बिकम्स योर पिंचेस। एक तस्वीर दिखाई गई है, बॉस है वो बैठा हुआ, और बॉस है यानी पावर है। सो ऐसी पावर जब हमें आती है तो हमें खुशी ज़रूर होती है, यानी एक पावर में से जब एंगर आता है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ एंगर, एंड दिस एंगर इज अनहेल्दी जॉय। सो पावर में से आया हुआ एंगर जब खुशी मिलती है, ऐसा बहुत बार होता है। जो पावरफुल व्यक्ति होते हैं वो अपने निचले दर्जे के लोगों को जब ऐसा सुनाते हैं, ऐसे ऑर्डर देते हैं, तो अंदर से एक अलग ही खुशी महसूस होती है। कभी कभार हमने लोगों को देखा होगा कि कहीं बैठे हैं तो वो लोग वेटर से या उनसे कम पोजीशन वाले लोगों से जब बात करते हैं, तो अंदर से एक अलग तरह का तरीके का उन्हें खुशी होती है। हालांकि ऊपरी तौर पे दिखते हैं कि ये लोग एंग्री हैं, लेकिन उस एंगर में भी एक नजर आती है। सो जब आपकी पावर पिंचेस बन जाती है लोगों के लिए, दिस इज अनहेल्दी जॉय। देन व्हेन योर नीड बिकम्स योर ग्रीड, हमारे लेकिन मैं ही मेरी ज़रूरतें पूरी करूं और ज़रूरत से ज़्यादा उसे हासिल करना चाहूँ, तो ये ग्रीड बन जाती है। तो ये ग्रीड यानी लोभ है या मोह है। सो व्हेन यू, मैं दूसरों की परवाह न करते हुए जब मेरे ही ज़रूरतें पूरी करने के पीछे लगूं, मुझे ही मेरा हिस्सा कितना ज़्यादा मिले इसके पीछे लगूं, इट इज़ अनहेल्दी जॉय। लेकिन वो पूरी की पूरी मुझे ही चाहिए, ऐसा जो भावना मेरे मन में पैदा होती है, इट इज़ अनहेल्दी जॉय। व्हेन अफेक्शन बिकम्स ऑब्सेशन, कोई चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है, कोई चीज़ हमें मोहित करती है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन ये अट्रैक्ट जब ये ऑब्सेशन बन, हम उसके बिना रह नहीं सकते, हम हर पल उसी के संगत में रहना चाहते हैं, हमारे हाथ से वो चीज़ छूट नहीं सकती है। जैसे कि तस्वीर में नज़र आ रहा है कि वहाँ पे एक मोबाइल बताया गया है और जो बेड़ी से बांध चुका है आपको। सो जब हम बन जाते हैं, ये ऑब्सेशन हो गया। अफेक्शन हमें खुशी देता है किसी चीज़ को, और वो चीज़ मिले तो और खुशी मिलती है, लेकिन वो अगर ऑब्सेशन बन जाए तो वो जॉय नहीं रहता, वो अनहेल्दी जॉय बन जाता है। व्हेन प्राइड बिकम्स अरोगेंस, प्राइड यानी अभिमान, किसी चीज़ का अभिमान होना गलत बात नहीं है, ये जॉय है। अपने भीतर की अच्छी क्वालिटीज़ का, अपने भीतर के अच्छे गुणों का अभिमान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अभिमान जब अरोगेंस बन जाता है, ये अनहेल्दी जॉय है। मैंने बहुत बार देखा है यंगस्टर्स को, जिनके पास, तो उनके पीछे की जो नंबर प्लेट पे बड़े अभिमानों से लिखा रहता है कि माय डैडीज गिफ्ट। बहुत अच्छी बात है कि आपके डैडी ने गिफ्ट दी है, आप वो अभिमान जता भी रहे हो, लेकिन यही यंगस्टर उसी गाड़ी को जब रोड पे चलाते हैं और पूरे नियम कानून कायदे तोड़ते हुए, पूरे ट्रैफिक के सिग्नल तोड़ते हुए, लोगों को डराते हुए जब गाड़ी बेतहाशा स्पीड से चलाते हैं या बेतहाशा एरोगेंस से चलाते हैं, दैट इज एन एरोगेंस। सो जब आपका अभिमान एरोगेंस हो जाता है, इट इज एन अनहेल्दी जॉय। एनवियस बिकम्स जेलसी, किसी चीज की ईर्ष्या होना, थोड़ी बहुत ईर्ष्या होना कोई गलत बात नहीं है। बहुत से लोग हम देखते हैं कि जिनमें बहुत अच्छे गुण होते हैं, हम चाहते हैं काश यार मैं भी ऐसा होता। कोई अगर अच्छा गाना गाता है, हम सोचते हैं काश मैं अच्छा गाना गाता। कोई अच्छा स्टूडियस है, काश मैं इतने परसेंटेज। ईर्ष्या होना अच्छी बात है, लेकिन अगर ये ईर्ष्या जेलसी में कन्वर्ट हो जाए तो जो तब हम उस व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए या हमें ऊंचा दिखाने के लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं, एंड दिस इज अनहेल्दी जॉय। सो दोस्तों, दिस इज द अनहेल्दी पार्ट ऑफ जॉय। सो जॉय इज अ गुड इमोशन, लेकिन अनहेल्दी जॉय इट्स नॉट गुड फॉर अस। हेल्दी एंगर, एंगर हेल्दी कैसा हो सकता है? अगर मान लो परीक्षा में मेरे कम मार्क्स आए तो मेरे मम्मी पापा मुझ पर, लेकिन ये एंगर जो होता है, ये एंगर हेल्दी भी हो सकता है, इसलिए क्योंकि अगर उनका डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, यानी शायद कभी ऐसा हो कि मेरे मम्मी पापा को रिजल्ट दिखाया, उन्हें से इतना कहा कि तुम्हारी क्षमता, तुम अच्छा और कर सकते हो,
इस वाक्य में, इस स्टेटमेंट में एक गुस्सा भी छुपा हुआ है, लेकिन ये हेल्दी गुस्सा है, क्योंकि मम्मी पापा चाहते हैं कि आप और अच्छा करो। या कभी कभार हमें खुद को भी समझता है, हम अपने आप से एंग्री होते हैं कि यार मुझे मालूम है मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इतना कैसे परफॉर्म किया। तो ये गुस्सा कुछ अच्छा करने के लिए, दिस इज अ हेल्दी एंगर। बट व्हाट इज अनहेल्दी एंगर देन? व्हेन रिसेंटमेंट्स बिकम्स योर रेज, यानी जब छोटे छोटे नाराजगियां जो है, नाराजगियों को, हर नाराजगी को मैं एक्यूमुलेट करते जाता हूँ, और वो मेरा इतनी हद तक के मेरा गुस्सा पहुंच जाता है कि मैं बदले की भावना से सबको देखने लग जाता हूँ। सो दिस इज अनहेल्दी एंगर। जब आपका गुस्सा बदले की भावना में बदल जाता है, दिस इज अनहेल्दी एंगर। देन देयर इज अनहेल्दी फियर। फियर इज गुड, फियर होना चाहिए। जैसे मैंने कोरोना वायरस का भी उदाहरण दिया, ये फियर हमें बचा के रखता है कि हम हमारे शरीर का, हमारी सब चीज़ों का ध्यान दें। अगर वो फियर नहीं होता, हम अगर बेपरवाह हो जाएंगे, तो वी आर प्रोन टू द डिजीजेस, प्रोन टू द रिस्क। लेकिन ये फियर हमें बचा के रखता है। लेकिन देन अनहेल्दी फियर क्या है? व्हेन योर अप्रहेंशंस बिकम्स फोबिया, यानी मुझे इतना डर बढ़ जाए मेरे मन में कि छोटी मोटी बातों का जो डर है, जो दुनिया को डर नहीं लगता, उन छोटी मोटी बातों का डर इतना डीप मेरे मन में बैठ जाए कि मैं हर हूँ। चाहे फिर वो अंधेरे का डर हो, चाहे वो फिर अंधेरे में रस्सी या सांप समझने का डर हो, चाहे मेरा वो एग्जाम का फियर हो, या एनीथिंग। एक हद तक के डर जरूरी है, हेल्दी, लेकिन हद से बाहर का डर फोबिया बन जाता है, दैट इज अनहेल्दी फियर। देन देयर इज ए अनहेल्दी सैडनेस, यानी अगर मैंने जिस मुकाम पे जाने का, जिस गोल को अचीव करने का, टारगेट अचीव करने का मैंने ठाना था, मान लो मैंने मन में ठाना था कि मैं 90%, 95% ऑफ मार्क्स मिलाऊंगा, लेकिन मुझे 95% मार्क्स नहीं मिल पाए, मेरे मार्क्स 92% आए, 90% आए, तो मुझे दुख जरूर होगा। बट ये दुख हेल्दी दुख है। क्यों? क्योंकि मैंने 90% तो अचीव किया है, मुझे मालूम है, और ये जो छोटा दुख है जो है, ये मुझे मोटिवेट करेगा कि नेक्स्ट टाइम मैं इसे अच्छा जरूर करूंगा। लेकिन कुछ ऐसे दुख है कि जो छोटे मोटे मेरी नाराजगियां जो है, छोटे मोटे मेरे पे दुखों में जब कन्वर्ट हो जाता है, और मैं हमेशा उसी को सोचने लग जाता हूँ कि ये ऐसा क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो ये अनहेल्दी से बाहर नहीं निकल पाता हूँ। और जब मैं दुखों से बाहर नहीं निकल पाता हूँ, इट इज अनहेल्दी सैडनेस फॉर मी। दोस्तों, मैंने अनहेल्दी साइड ऑफ द इमोशंस आपको बताया। सो देयर इज unhealthy joy, there is unhealthy anger, there is unhealthy fear, and there is unhealthy sadness. And this unhealthy side of your negative emotions brings mental toxins for you. ये एक mental toxins अपने पैदा करते हैं, और ये mental toxins करते क्या है? So mental toxins are extreme unhealthy emotions. Your extreme unhealthy emotions means KKLMMM, यानी जैसे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, यानी षड रिपु, ये जो मैंने आपको बताए थे, these are all the manifestations of your unhealthy joy. देन मैंने आपको बताया था रेज, यानी एक्सट्रीम गुस्सा। देन मैंने आपको फियर एंड ग्रीफ, एक्सट्रीम दुख। ये है आपके मेंटल टॉक्सिन्स। और ये मेंटल टॉक्सिन्स करते क्या है? व्हाट दे ट्रिगर्स? सो ये मेंटल टॉक्सिन्स ट्रिगर करते हैं सबसे पहले तो अनग्रेटफुल एटीट्यूड और वीकेंड टॉलरेंस। जॉय है, आप अपने ही बारे में सोचते हैं, आप काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, लोभ में लगे हुए, आप ग्रीडी हो, आप अपने ही बारे में सोच रहे हो, आप चाहते हो कि सब चीजें मुझे ही मिले, आप ओबेस्ट हो रहते हो, तब आप में एक अनग्रेटफुल एटीट्यूड, यानी दूसरों के प्रति अनग्रेटफुल रहने का एटीट्यूड आप में पैदा होता है। वीकेंड टॉलरेंस, यानी आपकी शक्ति खत्म हो जाती है। आप छोटे छोटे गुस्सों कि आप जो चाहते हो हमेशा पूरा ही हो, आप जो चाहते हो हमेशा आपको मिलते ही रहे, दिस इज अनग्रेटफुल। देन सप्रेस टू लैटेंट एंगर। सप्रेस्ड यानी ऐसा कि अगर आपका कोई गुस्सा है, वो अगर आपने व्यक्त, एंगर है जो आप व्यक्त नहीं कर पाए और अपने आप में रखते चले गए, तो वो लैटेंट एंगर बन जाता है, यानी वो हमेशा आप में बना रहता है। और ऐसे भी छोटे मोटे गुस्से के परिणाम धीरे धीरे करते हुए एक दिन बड़े परिणाम में लैटेंट एंगर। देन अनजस्ट, डर ठीक है, लेकिन जो डर को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जो फोबिया में बन जाता है, हर चीज से डरने लगता हूँ। आज मैं लॉकडाउन की स्थिति में
लेकिन इस लॉकडाउन की स्थिति में अगर मैंने अपनी साइकी को नहीं संभाल सका, मैं मेरे मेंटल स्टेट को नहीं संभाल पाया, तो शायद तो मेरे मन में ये फियर फोबिया हो जाएगा कि हर व्यक्ति को मैं इस नज़र से दिखूंगा कि शायद ये कोरोनाग्रस्त ही है, तो शायद ये फोबिया में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ज़िंदगी है तो मुझे जीना तो है, आज ना कल मुझे बाहर निकलना है, तो मुझे अपनी केयर करके अपने आप ज़िंदगी को भी जीना है, लोगों से भी मिलना है, समाज में भी जाना है। लेकिन अगर मैं डर से घर में ही बैठा रहा तो ये मेरा फोबिया रहेगा। देन गिल्ट, शेम, डिसअपॉइंटमेंट्स एंड लो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ हेट्रेड, ये मेरे अनहेल्दी सैडनेस के परिणाम, यानी अपराधी होने की भावना, शेम यानी एक शेमफुलनेस अबाउट आवर सेल्फ, डिसअपॉइंटमेंट्स, देन लो सेल्फ एस्टीम एंड लो सेल्फ हेट्रेड, ये सब मेरे ही बारे में, मेरी हूँ, या मैं मेरे फैमिली के टेक केयर में सक्षम नहीं हूँ, या मैं मेरे एग्जाम में अगर कम रिजल्ट्स आए तो मैं पढ़ाई में ठीक नहीं हूँ, इस सब से रिलेटेड गिल्ट, शेम, डिसअपॉइंटमेंट्स, लो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ हेट्रेड, खुद के प्रति घृणा, ये और ये सब होता है अनहेल्दी इमोशंस से। ये अनहेल्दी इमोशंस से आए हुए मेंटल टॉक्सिन्स के सोर्सेस क्या है? इमोशंस तो पैदा हो गया, लेकिन इसके सोर्सेस क्या है? ऑफ मेंटल टॉक्सिन्स, जैसे हमने जब भी शरीर में आने वाले टॉक्सिन्स के सोर्सेस के बारे में बात की, तो मेंटल टॉक्सिन्स के सोर्सेस क्या है? सबसे पहला सोर्स है फॉल्टी कंडीशनिंग। फॉल्टी कंडीशनिंग, हम हमेशा कंडीशन जब बार बार हम दोहराते हैं, हम उस चीज़ के बारे में कंडीशन हो जाते हैं। यानी मान लो कि बचपन से मेरी हर चीज़ अगर पूरी होते रही है, बचपन से मैंने जो चाहा मुझे मिलता गया है, या कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जिसे भाषा में कहते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, यानी अपने बच्चे की हर चाहत को पूरी करने के लिए तैयार है, हम हमेशा उनकी हर जिद पूरी करने के लिए तैयार है। तो हमें कंडीशन हो गया है कि हमें जब चाहे ही मिलेगा, और जब फिर कभी है कि हम जो चाहते हैं हमें नहीं मिलता है, तो हमें वो दुखों की भरमार लेके आते हैं, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है कि हमारी हर ज़रूरतें पूरी ही होगी। सो फॉल्टी कंडीशनिंग ये एक मेंटल टॉक्सिन का जरिया है। मिसलेड परसेप्शंस यानी धारणाएं, किसी और की धारणाओं को हम जीने लग जाते हैं, किसी और की धारणाओं को हम गलत। एक एग्जांपल के तौर पे मैं कहना चाहूँगा, मकान बनाया था, और जिस मोहल्ले में मैंने मकान बनाया था, उसी मोहल्ले में हमारे कोई व्यक्ति रहते थे, उन्होंने सजेस्ट किया था और मैंने मकान बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन ये बनाते समय उन्होंने बताया था कि आपके पड़ोसी से संभाल के रहिएगा, वो जरा टेढ़े आदमी है। अब मेरा तो उनसे जान पहचान नहीं था, लेकिन किसी ने मुझे ये परसेप्शन दिया, तो मैं उन्हें उसी नज़र से देखने लग गया। और जब तक कि मेरा मकान बनाया, उनके साथ जितने भी मेरे वार्तालाप होते थे वो मेरे अच्छे नहीं होते थे, क्योंकि मेरे मन में हमेशा ये रहता थोड़े टेढ़े है, ऐसा उन्होंने बताया। परसेप्शंस यानी दूसरों की धारणाएं मुझे गलत राह दिखाती है। सो ये मेंटल टॉक्सिन्स का एक जरिया है। देन डिस्टॉर्टिंग रियलिटी, हमारे वैचारिक जो हमारा ब्रेन है, हमारे की रियलिटी क्या है, लेकिन हमारे सेंसेस कुछ और बताते हैं रियलिटी के बारे में और हमारे भावनाएं कुछ और सुनना चाहते हैं। हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं, हम वही सुनते हैं जो भी महसूस करते हैं जो महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि हम कंडीशनड हो चुके रहते हैं। लेकिन रियलिटी शायद कुछ और होती है, हमारा थिंकिंग माइंड बताते रहता है कि रियलिटी में ऐसा नहीं, लेकिन जब हमारा इमोशनल माइंड हावी हो जाता है, हम रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है। डिस्टॉर्टिंग यानी धुंध देते हैं। सो डिस्टॉर्टिंग रियलिटी से मेंटल टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। देन अनड्यू, हमारे अपने आप से बहुत से एक्सपेक्टेशन होते हैं, हम हर चीज़ चाहते हैं, हम नंबर 1 होना चाहते हैं, हम बड़े बनना चाहते हैं, हम हर रेस जीतना चाहते हैं, लेकिन हमारी क्षमताओं को नज़रअंदाज करके जब हम अनड्यू एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं होते हैं, ये लेके आते हैं हमारे लिए दुख। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आवर सेल्फ, अनड्यू एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से भी हमारे बहुत से अनड्यू एक्सपेक्टेशन होते हैं। शायद वो हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की अगर कैपेसिटी नहीं है महंगा मोबाइल लेके, लेकिन अगर मेरे दोस्त के पास बहुत महंगा मोबाइल है और मैं इस जिद पर अड़ूं कि मुझे मोबाइल चाहिए और पेरेंट्स वो शायद ना पूरा है, तो आप भी दुखी रहोगे, आपके पेरेंट्स भी दुखी रहोगे। आप जमाने से भी करते हो, लोगों से भी करते हो, खुद से भी करते हो, जो आपके दुखों के कारण बन सकते हैं।
थिंग्स टेकन ग्रांटेड, हम नजरिए से और हमारे बेहतरी के लिए सोचते हैं कि हमेशा ऐसे ही रहेगा। आज से 2 या 3 महीने पहले जब ये कोरोना वायरस, ये लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं थी, सब चीज़ें अच्छे से मजे से रूटीन में चल रही थी। हमारा रूटीन जो था, हमारा कंडीशनिंग बन गया था, क्योंकि हमें रूटीन में जीने की आदत है, तो हर चीज़ इसी प्रकार से घटने वाली अंदाज से हम जी रहे थे। और अचानक से ये सब जब आ गया, वायरस, घर में बैठो, तो हमने हमेशा थिंग्स ग्रांटेड लिए थे कि ऐसा कभी आएगा ही नहीं सिचुएशन। हम तैयार नहीं थे इसके बारे में, थिंग्स को हमेशा ग्रांटेड, कभी अनसर्टेनिटीज के बारे में नहीं सोचते, तब कभी अचानक ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये हमारे दुखों के कारण बनते हैं। ड्रिवन बाय, हम हमेशा बहुत से बार प्रभावों में जीते हैं, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस में जीते हैं। जैसे कि आज के डेट में मैं बताऊं तो हम मीडिया के इन्फ्लुएंस में हैं, हम व्हाट्सएप के इन्फ्लुएंस में हैं, हम फेसबुक पे इन्फ्लुएंस में हैं। सो व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया, वो हम समझ लेते हैं और हमें ड्राइव करता है किसी और दिशा की ओर। शायद वो सही है गलत है, हम उसका अंदाज भी नहीं लगाते और चल पड़ते हैं। सो वी आर एक्सटर्नली ड्रिवन, वी आर ड्रिवन बाय द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, हम बाहरी इन्फ्लुएंसेस के हैं, और ये भी हमारे दुखों के कारण बनते हैं। सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ योर मेंटल टॉक्सिन्स। सो मेंटल टॉक्सिन्स लीड्स टू मेंटल इलनेस। जैसे मैंने शरीर के बारे में कहा था कि शरीर में जो टॉक्सिन्स हमारे पैदा होते हैं, शरीर की अपनी प्रक्रिया है, वो टॉक्सिन्स शरीर के मर्यादा के बाहर हो जाते हैं, वो शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं। दोस्तों, अगर शरीर में तो क्रिया, जानता हूँ कि मेरे लंग्स है, मेरे पैनक्रियाज है, मेरे किडनीज है, ये सब वो टॉक्सिन्स को बाहर फेंकने की क्रिया करते हैं, लेकिन मेंटल टॉक्सिन्स और ये बाहर कैसे फेंके? तो एक हद के बाहर अगर मेंटल टॉक्सिन्स है, मेरे शरीर में अनहेल्दी इमोशंस है, तो मुझ में वो मेंटल इलनेस पैदा। तो ये भी एक प्रोसेस है मेंटल इलनेस की, कि ये सबसे पहले स्टार्ट होता है आपके एंजाइटी से, एक बेचैनी बनी रहती है, और जो बेचैनी जब कंटिन्यूस बनी रहती है और आपको उसमें से मार्ग नहीं निकलता बाहर, आप सोच नहीं पाते इसमें से बाहर कैसे निकलो, आप समझ नहीं पाते इस चीज़ की बेचैनी कैसी है, तो बाद में आने लगता है स्ट्रेस, यानी फिर तनाव पैदा होता है। कंटिन्यू जो बेचैनी है फिर एक तनाव पैदा करती है, हम तनाव में जीना शुरू करते हैं। जब ये तनाव भी एक हद से गुजर जाता है तो हमें आता है फ्रस्ट्रेशन, एक विफलता आती है कि हमें हम जवाब चाह रहे हैं, जिस चीज़ों से हम बाहर निकलना चाह रहे हैं, वो अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो एक फ्रस्ट्रेशन आता है, एक तनाव आता है। इन तनाव के बाद फिर एक अगली स्टेज आती है डिप्रेशन में, जब कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रह जाता है, तब हमारी दुखों की लेवल इस हद तक की पहुंच जाती है कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, हम अपने आप में जीने लगते हैं, विचार हम पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे ये भी हमें नहीं समझ में आता है, वो हो जाती है डिप्रेशन की स्टेज। और उस स्टेज जाती है दैट इज बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। बहुत प्रकार के बिहेवियरल डिसऑर्डर अलग अलग नाम से हमने सुने हैं, वो नाम मैं यहाँ पे नहीं दोहराना चाहूँगा, लेकिन ये स्टेजेस हैं। स्टार्ट विथ एंजाइटी, देन स्ट्रेस, देन behavioral disorders. So this is how mental toxins leads you to mental. Now अभी इन mental detox, मेंटल इलनेसेस, डिटॉक्स, मेंटल टॉक्सिन्स के बारे में तो बात कर ली, ये तो जान लिया है कि अनहेल्दी इमोशंस जो आपके हैं, वो अनहेल्दी इमोशंस कैसे हमें मेंटल इलनेसेस पैदा कर सकते हैं, कैसे हमारे दुखों के कारण बनते हैं, ये तो जान। अब ये मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन कैसा हो, तो एक मंत्र मैं आपको मत बताना चाहता हूँ, एंड द मंत्र इज एम्स, AIMS, एम्स। लेट अस सी व्हाट दैट मंत्र इज। A is for awareness, A is for awareness or investigation, M for mindfulness, and S for somatopsychic exercises. So एक मंत्र है एम्स, अगर ये फॉलो करोगे आप तो मेंटल। लेट अस सी दिस। A is for awareness, जैसे मैंने कहा, so what is awareness? Awareness about your own mental state. मेरी भावनाओं का क्या खेल चल रहा है, अगर मेरा इतने भी अवेयरनेस आया, जो बेचैनी मुझे बनी रही है, ये बेचैनी क्यों आ रही है, क्या चल रहा है मेरे मन में, क्या मैं दुखी हूँ, क्या मुझे गुस्सा आ रहा है, किस चीज़ से मुझे डर लग रहा है, किस चीज़ से मैं क्रोधित। अगर मैं अवेयरनेस भी लाऊं तो शायद इस अवेयरनेस से मुझे कुछ मार्ग मिले, मैं इसके ऊपर कुछ कार्य कर पाऊँ। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस। बहुत से बार ऐसा होता है कि हमें अवेयर भी नहीं रहता है, चले जाते हैं। हमने एक नाम सुना है हमेशा, डिप्रेशन एंड सैडनेस में बहुत बड़ा फर्क।
लोग छोटे मोटे सैडनेस को भी कहते हैं मैं डिप्रेशन में हूँ। बट दोस्तों डिप्रेशन इतनी डीप डिसऑर्डर के तरफ ले जाने वाली स्टेज है कि वहाँ पे व्यक्ति को पता नहीं रहता वो डिप्रेशन में है, बल्कि उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके घर के जो लोग हैं, उन्हें पता लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग विथ हिम। दैट इज द डिप्रेशन स्टेज। सो मेंटल स्टेज, जब मुझे अवेयरनेस आता है कि समथिंग इज, होती है मेंटल स्टेज। एंड साथ में फिजिकल स्टेज, बहुत से बार ऐसा होता है कि मेरे पास शब्द नहीं होते बताने के लिए कि मैं बेचैनी किस चीज, बार ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं सोमैटोसाइकिक, साइकिक यानी सॉरी साइकोसोमैटिक डिसीजेस। साइकोसोमैटिक डिसीज यानी जो मेरे साइकी यानी मानसिकता से मेरे शरीर में आए हैं। तो बहुत से बार मुझे कुछ पेन्स होते हैं जिसकी कोई वजह नहीं होती है, और डॉक्टर कहते हैं वजह तो कुछ दिख नहीं रही है, मुझे सर है वजह दिखती नहीं है, तो ये शायद आपके साइकी से रिलेटेड है। तो अगर हम इस चीज़ पे अवेयरनेस भी लाए तो शायद मैं मेरे मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पहला कदम बढ़ा चुका हूँ। देन देयर इज इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन। इंट्रोगेशन यानी क्या, किस चीज़ का इंट्रोगेशन? सो फाइंडिंग द रूट कॉज। अगर मेरे पे अवेयरनेस आ गया मेरे बेचैनी के बारे में, मेरे इमोशंस के बारे में, आई एम फीलिंग इमोशंस आर देयर, सो फाइंड आउट द रूट कॉज। और ये रूट कॉज अगर आप फाइंड करोगे तो ये रूट कॉज 3 चीज़ों में आपको मिलेंगे। दैट इज अबाउट द सेल्फ और द पीपल अराउंड यू और द सर्कमस्टेंसेस। यानी आपके दुखों के कारण का, आपके अनहेल्दी इमोशंस के कारण आपके खुद में है। सबसे पहले खुद के बारे में, खुद के एक्सपेक्टेशंस के बारे में, खुद को कम समझना, या खुद के टारगेट्स है, खुद के होना, ये सब है। दूसरा, लोगों से रिलेटेड। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे इसकी वजह लोग हैं, इनके कारण मैं दुखी हूँ, ऐसा बहुत से बार होता है। सो लोगों में। या तीसरा होता है सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियाँ। जैसे कि हम जिस परिस्थितियों में से आज जा रहे हैं, तो अपना कोई बस नहीं है, लेकिन परिस्थितियों को तो हमने झेला है। 70-72 दिन हम लॉकडाउन में रहे। एंड आफ्टर फाइंडिंग द रूट कॉज, एक्सेप्टेंस मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ योर, अपने आप में ठीक इम्प्रूव करने की हम कोशिश, मैं ऐसा ही क्यों हूँ, इसको लेके अगर हम दुखी होकर बैठे तो इसमें से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस अबाउट योर सेल्फ, योर ओन सेल्फ, योर लिमिटेशंस, योर एबिलिटीज, जो भी आप में है इसका पूर्ण तरह से स्वीकार। देन एक्सेप्टेंस ऑफ द पीपल अराउंड यू, आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, आपके फैमिली के लोग हैं, आपके समाज के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, इन लोगों का बारे में एक्सेप्टेंस। क्योंकि अगर इन लोगों के साथ मुझे रहना है तो उनको भी मुझे एक्सेप्ट करना होगा, उनके लिमिटेशंस के साथ एक्सेप्ट करना। लिमिटेशन अपने आप में है, नाराज है, गुस्सा है, तो शायद उनकी वजह उनकी अपने आप में होगी, उसकी वजह शायद मैं नहीं हूँ। तो मैं क्यों अपने आप के कारण है, और उनको समझते हुए मुझे जीना है। So acceptance, and the third is the acceptance of the world around you, acceptance of your circumstances। क्योंकि जो circumstances है उसके बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता। circumstances यानी परिस्थितियाँ, परिस्थितियों के बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता। पेन्स है, ये पेन्स जो है ये अनसर्टिनिटीज में से, यानी जैसे कि ये अचानक से कोरोना वायरस वाली स्थिति आ गई, इसके बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन इस अनसर्टेनिटीज, इस पेन्स में से हमारी जो सफरिंग्स है, हमारी, इसके बारे में जब मैं जरूर कर सकता हूँ। यानी ये सफरिंग्स को मुझे झेलना है या इसके ऊपर ये करना है, मुझे चिंता करनी है या मुझे चिंतन करना है, ये मैं ठहरा सकता हूँ। सो एक्सेप्टेंस अबाउट yourself, your people and your surroundings is the thing. Then M is for mindfulness. Mindfulness is about living in here and now condition, यानी आज इस वक्त मैं कहाँ पे हूँ, बिना किसी भी जजमेंटल होते हुए। यानी ये सही है, ये गलत है, ये क्यों ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है, इसके कारण ऐसा हुआ, ऐसा कोई भी जजमेंटल न लाते हुए, या किसी भी इमोशनल इन्फ्लुएंस मुझ पर न आते हुए, मेरी ज़िंदगी में घट चुकी हुई घटनाओं का आज के मेरे जीने पे हुए, आज की जो मेरी ज़िंदगी है उसके ऊपर हावी न होने देना, यानी माइंडफुलनेस में जीना। यानी आज मैं किस स्थिति में हूँ और इस स्थिति में मैं अपने आप को कैसे बेहतर कर सकता हूँ, अपने आप को कैसे बेहतर कंडीशन में मैं ले जा सकता हूँ, उसे कहते हैं हम माइंडफुलनेस में जीना, कंडीशन में जीना। और एक्शन फोकस्ड होने की जीना। एक्शन फोकस यानी मैं सिर्फ चिंता करके नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने उसके ऊपर
किया तो मैं एक्शन फोकस हो सकता हूँ, मैं इसके ऊपर कुछ कार्य कर सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ चिंता करते रहा तो मैं उसके ऊपर कार्य नहीं कर पाऊंगा। सो दिस इज हाउ विल लिव इन माइंडफुलनेस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट AIMS यानी अवेयरनेस, इंट्रोगेशन, इन्वेस्टिगेशन, माइंडफुलनेस एंड लास्ट इज सोमैटोसाइकिक एक्सरसाइजेस। सोमैटो क्या, मैंने आपको बताया कि साइकोसोमैटिक यानी मेरी मानसिकता से मेरे शरीर पे होने वाले परिणाम, अगर ऐसा है तो इसका उल्टा भी होता है सोमैटोसाइकिक, यानी मेरे इमोशंस मेरे में कुछ एनर्जीज पैदा करती है। निगेटिव इमोशंस निगेटिव एनर्जीज पैदा करती है, और अगर ये एनर्जीज है तो वो एनर्जी निकलने के लिए कोई जरिया चाहिए। तो जब हम ये सोमैटोसाइकिक एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के मानसिकता ठीक कर सकता हूँ। तो ये सोमैटोसाइकिक एक्सरसाइज में मेडिटेशन हो सकता है, मेरे हर रोज के जो एक्सरसाइजेस हैं, जॉगिंग है, जो मैं वर्कआउट्स करता हूँ वो हो सकते हैं, मेरा हेल्थ लिविंग स्टाइल हो सकता है। सो दीज आर ऑल दो सोमैटोसाइकिक एक्सरसाइज। अगर ये मैं फॉलो करता हूँ तो मैं मेरे अपने आप को मेंटली डिटॉक्स करता हूँ। So if you could follow this mantra of mental detox, that is aims, awareness, interrogation about your pains, mindfulness, living here and now, and following the somatopsychic exercise, you could get through your mental toxins. That is mental detox, protect your psyche from the unhealthy emotional influences. जो अनहेल्दी इमोशनल इन्फ्लुएंसेस है, इसमें से आप आपके खुद के साइकी को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, इस बारे में मैंने आज के सामने कुछ थॉट्स रखे। थोड़ा सा साइंटिफिक, थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट था। मैंने कम से कम शब्दों में समझाने की, आपके सामने रखने की कोशिश की। आई होप यू गेट सम गुड पॉइंट्स, आई होप आई मेक सम गुड पॉइंट्स, एंड आई होप इट हेल्प्स यू, राइट। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ सवाल हो तो हम सवाल ले सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में सवाल डाल के रख सकते हो। उन सवालों के जवाब मैं आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स के थ्रू दे सकता हूँ, क्योंकि समय की मर्यादा 1 घंटे की थी और मेरे ख्याल से 1 घंटे का। एंड कमेंट बॉक्स में कुछ आया है कि अभी ये करना नहीं है। सो देयर आर नॉट सो मच क्वेरीज इन कमेंट बॉक्स, जो मेरे वॉलंटियर्स हैं मुझे बता रहे हैं साथ में। आई होप आज का प्रेजेंटेशन आपको और कुछ अच्छे पॉइंट्स मिले होंगे। यंग इंडियंस और CII, जिनका मोटो है कि मेंटल हाइजीन, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना और उसके ज़रिए से अच्छे नागरिक, बेटर सिटीजन्स तैयार करना, ये उनके मोटो के लिए मैं बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और इस मोटो से मुझे जोड़ने के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी लोगों के लिए जो इस मेंटल डिटॉक्स वेबिनार में जुड़े हैं, उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।